Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। टीजीटी का सिलेबस पूरा हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो यूपी टीजीटी 2022 के लिए ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मन्स। देखिए, इसमें हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड पढ़ेंगे और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो बताना है कि नॉर्मन शब्द का क्या अर्थ है। नॉर्थमैन, नॉर्मल मैन, सॉफ्ट मैन या हार्ड मैन। देखिए, नॉर्मन्स जो है ब्रिटेन के नॉर्थ से आए थे, तो इसलिए इनको नॉर्थ मैन कहा गया। द नॉर्मन्स वर बिग, ब्लॉन्ड एंड फियरलेस बैंड्स। द नेम नॉर्मन्स ओरिजिनली केम फ्रॉम, कहाँ से आया है? तो ये आया है आपका स्कैंडिनेविया से। तो आपका ऑप्शन ये है। The Normans had blotted out a civilization in 9th century। तो 9th सेंचुरी में किस सिविलाइजेशन को इन्होंने ब्लॉट किया? देखिए, एक नॉर्दम्बरियन सिविलाइजेशन थी, तो उस सिविलाइजेशन को इन्होंने मिटा दिया था। नॉर्दम्बरियन सिविलाइजेशन। विलियम फर्स्ट, the Duke of Normandy, defeated King Harold, the last Anglo-Saxon, in the Battle of। तो बताना किस बैटल में किंग हेरोल्ड को हराया था। देखिए, किंग हेरोल्ड लास्ट किंग थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है 1066 में। तो ये बैटल था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, एग्नीकोट, वाटरलू या मेल्डन। तो ये था आपका बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन ए है। ले मोर्टे डी आर्थर, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में, जिसका अर्थ है द डेथ ऑफ आर्थर। ये 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज रोमांस बाय सर थॉमस मैलोरी बिलोंग्स टू। तो ये जो रोमांस है, तो ये किस मैटर का है? मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ इंग्लैंड, मैटर ऑफ रोम। तो आपको बताना है किसका है। तो ये था मैटर ऑफ ब्रिटेन का। देखिए, कहने का मतलब है जो रोमांसेस लिखे गए, तो रोमांसेस लिखे गए थे जो एंशिएंट हीरोज थे, तो उन्हीं नायकों पर लिखे गए। तो कुछ नायक ब्रिटेन जैसे ओल्ड इंग्लिश के थे, और कुछ इंग्लैंड, जैसे जब इंग्लैंड बना 450 ईस्वी के बाद, तो इंग्लैंड के जो हीरो बने, जैसे यहाँ पर किंग आर्थर जो है ये ब्रिटेन का है, लेकिन इंग्लैंड में नाम सुना होगा रोलैंड, इस प्रकार के। तो हर एक हीरो थे हर एरिया के, तो उन्हीं के नाम से उनको जाना गया। कहाँ से उनके लिए मैटर लिया गया। रोमांसेस वर फेमस ड्यूरिंग द एज, ये प्रश्न बनता है। तो रोमांसेस जो थे वो आपके मिडिल इंग्लिश पीरियड के माने जाते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड के, क्योंकि उससे पहले तो क्रॉनिकल्स और पोइम्स लिखी गई थी। शेक्सपियर्स, किंग लियर, मेलोरीज, मोर्टे डी आर्थर, टेनिसन्स इडल ऑफ द किंग्स वर फाउंडेड ऑन द वर्क ऑफ दिस मॉन्क। यानी कि इनका जो सोर्स मिला था, तो इस मॉन्क, इनमें से ये सारे मॉन्क के नाम हैं। तो इन मॉन्क ने जो क्या है क्रॉनिकल्स लिखे थे। तो किस के क्रॉनिकल्स पर इन लोगों को सोर्स मिला? तो ये थे आपके जोफ्री मॉन्क थे, और इन्होंने हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया लैटिन बुक लिखी थी। तो उसमें इन लोगों को सारा मैटर मिला। तो
ये जो इन जॉफरी की जो फेमस क्रॉनिकल्स है, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन। तो ही वॉज ए बेल्स मॉन्क who collected some native Celtic tribes, legends, and added chiefly by his imagination, wrote a complete history of Britain। तो अधिकतर जो हमको ब्रिटेन की जानकारी मिलती है, यानी कि 450 ईस्वी से पहले की, तो इसी बुक से मिलती है। मिडिल इंग्लिश वॉज द बिल्डिंग ऑफ, देखिए नॉर्मन जब आक्रमण करते हैं तो उस समय उनकी जो लैंग्वेज आती है और फिर इधर से इंग्लिश मिलती है, तब कहीं जाके बिल्डिंग बनती है। तो यहाँ पर बताना है कि जो न्यू इंग्लिश बनी, मिडिल इंग्लिश बनी, तो किसके जोड़कर बनी? ओल्ड इंग्लिश एंड फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश एंड जर्मन, ओल्ड इंग्लिश एंड रोमन, या रोमन एंड फ्रेंच। तो देखिए ओल्ड इंग्लिश तो बोली ही जाती थी, और फ्रेंच, क्योंकि ये लोग स्कैंडिनेविया और नॉर्थ से आए, तो जो फ्रेंच लोग थे, तो इनके दोनों भाषा जब धीरे धीरे करके एक मिडिल इंग्लिश बन गई, जिसको बोलते हैं इन बिटवीन लैंग्वेज। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? देखिए इन्हीं में से ईस्ट मिडलैंड को एक डायलेक्ट थी, तो उसको लेकर के जॉफरी चौसर ने स्टैंडर्ड इंग्लिश को जन्म दिया। तो यही कारण है कि द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है जॉफरी चौसर कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है। ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सा सफ़र। इसमें आपको बताना है कि ये लाइन किस प्ले से ली गई है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम के हैं, हेमलेट, टेम्पेस्ट या किंग लियर। तो ये जो लाइन है ये पता लग ही गया होगा, ये टेम्पेस्ट की लाइन है, और इस लाइन को किसने बोला है? मिरांडा ने बोला है, जब वो फर्डिनेंड को सफ़र करते हुए देखती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स। कभी कभी अच्छी कोख से बुरे पुत्र भी पैदा होते हैं। तो ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हेमलेट, टेम्पेस्ट और किंग लियर। किससे ली गई हैं? तो देखिए ये लाइन मिरांडा ने बोली है। किसने बोली है? मिरांडा से। और किसके बारे में बोली हैं? अबाउट हर अंकल, क्योंकि प्रॉस्पेरो उसको बताता है कि कैसे उसके भाई ने उसका जो है राज को हड़प लिया था। तब वो कहती है कि कभी कभी अच्छी जो कोख हैं उनसे बुरे पुत्र भी पैदा होते हैं। तो सी ऑप्शन है इसका। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, दोज आर पर्ल्स दैट बर हिज आइज। तो ये अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें आपको बताना है ये जो डायलॉग है टेम्पेस्ट में किस कैरेक्टर ने बोला है और किससे बोला है, ये सोचिए। तो ये बोला है, आपका पता लग गया होगा, एरियल ने बोला है। और एरियल किसको बताता है ये बात ने? एरियल बताता है ये बात ने फर्डिनेंड को, उसके पिता के बारे में। Who was that fallen angels that had been thrown from heaven by angry Job? He had kept falling a summer's day. कौन था? तो ये पूरे एक गर्मी के दिन गिरता रहा था, तब कहीं जाकर के वो हेल में गिरा। तो ये था आपका मोलेच, मल्सीबर, बेलियल या थेमज। तो ऑप्शन है आपका बी, ये मल्सीबर था, जो कि मेन आर्किटेक्ट था जिसने पेंडोमोनियम का निर्माण किया था। मिल्टन इनवोक्स
हेवनली म्यूज 3 टाइम्स इन पैराडाइज लॉस्ट। देखिए अगर कहें तो 2 बुक में ये हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं। तो आपको बताना है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड। मनुष्य की पहली अवज्ञा और उस फॉरबिडन ट्री के पेड़ के फल को खाया जाना, जिसका नाशवान जो स्वाद था इस दुनिया में मृत्यु लेकर आया। तो ये इन्वोकेशन करते हैं। तो आपको बताना है कि ये इन्वोकेशन किस बुक से ली गई है, 1st, 3rd, 7, 9, क्योंकि इन्हीं 4 बुक्स में ही इन्वोकेशंस हैं। तो ये बुक फर्स्ट की है और शुरू में ही इन्वोकेशन है। तो फिर वही क्वेश्चन है, मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज 3 टाइम्स इन पैराडाइज लॉस्ट, दिस इन्वोकेशन इज फ्रॉम। ये इन्वोकेशन किस बुक की है? से म्यूज, कहिए देवी, द नेम्स देयर नोन, हु फर्स्ट हु लास्ट, उनका नाम बताइए कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। रोज फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ द फायरी कोच, जो उस फायरी कोच में, उस आग की लपटों में जो पड़े हुए थे उनमें से कौन पहले उठा। कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। देखिए सैटर्न जो है आवाहन करता है, इन्वोक करता है, तो जो फॉलन एंजल्स हैं वो उसके सामने कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन इन्वोकेशन करते हैं कि हे देवी, हमको बताइए कि उनमें सबसे पहले कौन सैटर्न के पास आया और सबसे लास्ट में कौन था। तो ये प्रार्थना है। तो आप भी जानते हैं कि सबसे पहले मोलेच आया था और सबसे लास्ट में बेलियल आया था। और ये भी बुक फर्स्ट में है और बुक फर्स्ट के मिडिल में है, लगभग 300 साढ़े 300 लाइन के आसपास है। ठीक है। टू वर्क इन क्लोज डिजाइन बाई फ्रॉड और बाई गार्ड, अब हम छिपकर यानी कि छिपे तौर पर काम करेंगे, चाहे धोखा देना पड़े। What force affected not that he no less the length from us may find। What force affected not, किस ताकत से करेंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि who overcomes by force hath overcome but half his foe। जो व्यक्ति अपने शत्रु को ताकत से जीतता है तो वो उसको अपने शत्रु को आधा ही जीत पाता है। हालांकि इन्होंने इसको नेगेटिव सेंस में लिया है। एक्चुअली में ये होता है कि अगर हम किसी को जीतना चाहते हैं तो ताकत से नहीं बल्कि प्रेम से जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ उसका उल्टा बताया है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ये कौन बोलता है? हु स्पीक्स दिस इन पैराडाइज लॉस्ट? सैटर्न बोलता है, बेल्जेबब, मोलेच या बेलियल। तो ये जो डायलॉग है ये भी सैटर्न का ही है। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ राइज, द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। कि जो फेम है वो प्रेरणा होती है जिसमें क्लियर स्पिरिट जो होती है, जो शुद्ध आत्मा होती है, वो तरक्की करती है। और यही फेम जो है एक नोबल माइंड के लिए कमजोरी भी होती है। तो कौन कहता है ये बातें और किस पोएम में कही हैं? तो ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये बातें जो हैं जॉन मिल्टन ने कही हैं। किस पोएम में कही हैं ये आप बताइए। लेसिडस, कॉमस, पैराडाइज लॉस्ट या सैमसन एगोनिस्टिस। तो ये बात लेसिडस में जो है कही गई हैं। तो ऑप्शन ए है। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। गॉड अप्रूव्ड, ये 2009 में आया हुआ है टीजीटी में, आपको बताना है। गॉड से अप्रूव, देवता लोग अनुमोदन करते हैं। द डेप्थ, गहरे, एंड द टेमल्ट ऑफ द सोल,
जो आत्मा टेमल्ट होती है उसका नहीं करते। तो ये बात किस पोइम की है? तो मेरे हिसाब से तो ये लाओडोमिया की है, जिसमें प्रोटोसिलियास लाओडोमिया का हस्बैंड उसको समझाते हुए कहता है कि तुम इतनी उग्र और ना बनो, क्योंकि देवता लोग जिस प्यार का समर्थन करते हैं वो गंभीर प्यार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड? ये भी आया हुआ है। देखिए, बैलेड जो है कहानी वाली कविता कह सकते हो, तो इस टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद म्यूजिकल एकम्पनीमेंट। ठीक है, क्योंकि वो लोग जगह जगह जो पहले बैलेड गाते थे मिडिल इंग्लिश पीरियड में, तो वो जगह जगह जाके गाते थे उसको, और म्यूजिकल एकम्पनीमेंट में ही गाते थे। इट यूजली डील्स विद सिंगल एपिसोड। हाँ, सिंगल एपिसोड ही होते थे। इट इज कॉमिक इन नेचर। देखिए, बैलेड जो होते वो कॉमिक नहीं हुआ करते थे। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। ये सही था कि डायलॉग और एक्शन के द्वारा भी स्टोरी बताई जाती थी। तो आपका ऑप्शन इसमें सी है कि कॉमिक नहीं था। फ्रॉम विच ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? देयर इज ए कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव। प्यार की ताकत में एक प्रकार का कंफर्ट होता है। इट विल मेक थिंग्स एंड्योरेबल। और प्यार जो है चीज़ों को सहने योग्य बना देता है। जब प्यार की ताकत होती है हमारे पास, तो हम मुसीबतों को भी सह जाते हैं। विच एल्स वुड ओवरसेट द ब्रेन और ब्रेक द हार्ट। या तो हमारे दिमाग में ये स्थापित होता है या हमारा दिल तोड़ देता है। तो ये पोइम किस पोइम से ली गई है? तो देखिए, ये पोइम जो है ये माइकेल है, जो कि एक किसान होता है। पास्टोरल पोइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, और इस हैमलेट प्ले की है। अब कौन बताता है, बोलता है, ये बताइए। अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। फाई ऑन, शर्म आनी चाहिए, निंदा करता है। आ फाई, इट इज एन अनबीडेड गार्डन। ये एक अनबीडेड गार्डन है, यानी कि बहुत ही बेकार का बागीचा है। ऐसे ही अनबीडेड मतलब जिसमें ऐसे ही खरपतवार उगाती है, कोई क्रम से नहीं बोया जाता। दैट ग्रोस टू सीड थिंग्स रैंक एंड ग्रोस इन नेचर पॉजेस इट मेयरली। तो इसमें थिंग्स जो है रैंक एंड ग्रोस, यानी कि यदा कदा वैसी जो जिसकी मर्जी हो वहाँ उगाता है। यानी कोई भी चीज़, देखिए बागी, इसका अर्थ समझने की देखिए, अगर आप फूलों के गार्डन में जाएंगे तो फूल बड़ा क्रम से लगे होंगे और लाइन में बने होंगे, सुंदर सा बाग लगता है। लेकिन ये जो है अनबीडेड गार्डन इसने कहा गया है, तो वो डेनमार्क को कहा गया है कि अनबीडेड गार्डन है, जिसको जैसे अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, कोई भी चीज़ क्रम से नहीं है। तो किसने कही है ये बात? तो ये बात हैमलेट ने कही है। ये बहुत ही शानदार लाइंस हैं और इसका अर्थ बता दे रहे हैं। आपको बताना है कि किस प्ले से ली गई हैं। क्लियर हो जाएगा अगर अर्थ पढ़ेंगे। सो एक्सीलेंट अ किंग, एक राजा के तौर पर काफ़ी एक्सीलेंट थे। दैट वॉज टू दिस हाइपेरियन टू सटायर। वो हाइपेरियन थे। देखिए, दो हाइपेरियन सूर्य का देवता होता है, और सटायर जो होता है वो जंगल का देवता होता है, जिसके सिर बकरे का होता है और शरीर मनुष्य का होता है। दो की तुलना कर रहा है। सो लविंग टू माई मदर, मेरी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले थे। दैट ही माइट नॉट बीटीम द विंड्स ऑफ हेवन विजिट हर फेस टू रफली। भाई इतनी भी अनुमति नहीं देते थे कि रफली हवाएं उसकी माँ के चेहरे को छू पाएं। तो यहाँ पर और समझते हैं, हालांकि समझ गए होंगे, ये हैमलेट कह रहा है और हैमलेट में ही है। और क्या कह रहा है? देखिए, हाइपेरियन की तुलना कर रहा है अपने पिता से, और सटायर जिस वो देवता जंगल का जिसका चेहरा बकरे का होता है और शरीर आदमी का, तो वो अपने चाचा क्लॉडियस से तुलना कर रहा है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी साउंड्स आर देयर
इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, ठीक, 44 साउंड्स, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन कौन सी साउंड्स हैं, देखिए वॉवेल साउंड्स हैं वो 20 हैं, और 24 जो है साउंड्स कंसोनेंट्स हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, याद हो जाएगा आपको। विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रेडी आता है और ड्यू टू आता है, दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस पता लग जाएगा। देखिए रेडी के बाद पहले तो ये जो शुरू में सब्जेक्ट है ये आपका पैसिव सब्जेक्ट होता है, और पैसिव सब्जेक्ट में जब रेडी टू आता है तो टू से जुड़ने वाला जो फ्रेज होता है तो वो आपका एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, लेकिन ड्यू टू से जुड़ेगा तो हमेशा पैसिव माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस में जो गलत है वो आपका थर्ड गलत है। द मील वॉज ड्यू टू बी सर्व्ड एट नाइट एट 8। I shall look forward to being with you sometimes next month। आपको इस सेंटेंस में 4 पार्टों में बांट दिया गया है। You have to tell which part has error, और किस में अगर नहीं है तो नो एरर। I shall look forward, ये सही है। टू बीइंग विद यू, ये भी सही है। समटाइम्स नेक्स्ट मंथ, ये भी सही है। देखिए लुक फॉरवर्ड टू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इन एडवर्ब सॉरी वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, जिसके बाद टू आता है। टू के ऐसी वर्ब के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है, तो ये क्वेश्चन ठीक है। By God, this man cuts us all and ancient too, who exclaimed this about John Milton। देखिए जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद इनमें से एक क्रिटिक ये बात कहते हैं कि बाय गॉड दिस मैन कट्स अस ऑल एंड एंशिएंट टू, इसने हम सबको काट के रख दिया, यानी कि सबको बीच की दूरी बना के रख दी, यानी कि इसके समान कोई नहीं था। तो ये बात कौन कहता है, तो ये बात जॉन ड्राइडन कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये। शेक्सपियर यूजेस सॉलिलॉकी फॉर, किस पर्पज से विलियम शेक्सपियर सॉलिलॉकी का यूज करते थे? रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर, ड्रामेटिक पर्पज, एस्टैब्लिशिंग द थीम, या नन ऑफ दीज। देखिए थीम तो एस्टैब्लिश ये नहीं करते थे, क्योंकि हैमलेट की जितनी भी पढ़ेंगे तो आपको देखने के मिलेगा कि उसके डायलॉग के द्वारा जो उसने सॉलिलॉकी बोली है हैमलेट ने, तो उससे उसका करैक्टर एनालिसिस होता है। तो ये रिविलेशन ऑफ करैक्टर का यूज करते थे। हु कंसीडर्ड हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेलियर, बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो ये आपके टी.एस. इलियट हैं, इसमें बहुत सोचना भी नहीं है। द आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी इजा क्या है? पास्टोरल, रोमांस, कॉमेडी, या कोई भी नहीं है। तो आर्केडिया बहुत ही फेमस रोमांस है सर फिलिप सिडनी का। नेक्स्ट है ऑल गुड पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, हु मेड दिस स्टेटमेंट। किसने ये डेफिनेशन दी है पोइट्री की? ये तो सरल सी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और आपको ये सोचना है कि ये कहाँ दी गई है। हु इज द फादर ऑफ ओड, कौन कहलाता है फादर ऑफ ओड? देखिए फादर ऑफ ओड हैं आपके पिंडार, इसी कारण पिंडारिक ओड नाम पड़ा है। और
हु इंट्रोड्यूस इर्रेगुलर ओड इन इंग्लिश, तो ओड, इर्रेगुलर ओड किसने इंट्रोड्यूस किए? देखिए इर्रेगुलर यू जो ओड थे वो आपके अब्राहम कॉले ने यूज किए। किसने? अब्राहम कॉले ने। हु इंट्रोड्यूस द रेगुलर और पिंडारिक ओड इन इंग्लिश, देखिए आप जानते हैं कि पिंडार ग्रीक पोइट थे, तो इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम? अब्राहम कॉले ने। देखिए अब्राहम कॉले ने तो इरेगुलर किए थे, पिंडार तो ग्रीक थे, कीट्स और जॉनसन बचे, तो ये थे आपके बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन की जो रचना है ओड है टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लूसी कैरी एंड सर एच, तो इस ओड में इन्होंने पिंडारिक ओड को कॉपी किया। हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड इन इंग्लिश, देखिए जब ग्रेटेस्ट राइटर की बात ओड की आती है तो बिना सोचे समझे जॉन कीट्स का नाम आप सोच लें। द एडवर्टीजमेंट एडेड टू द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन, तो देख लिरिकल बैलेट्स में एक एडवर्टाइजमेंट ऐड होता है, तो किस सन में होता है? देखिए पहला पब्लिकेशन आता है 1798 में, तो इसमें 1798 में ही एक ब्रीफ नोट के साथ ये कलेक्शन पब्लिश होता है, तो जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट कहा है। और 1800 में आता है आपका प्रीफेस, और 1802 में ऐड किया जाता है अपेंडिक्स। हीरो एंड हीरो वर्शिप किसकी रचना है? बहुत फेमस है इसलिए लिया गया है यहाँ पर, यह है टॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट वन है ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, किसने लिखा है इस लाइन को? शैली, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ या कोई नहीं? तो ये आपके वर्ड्सवर्थ हैं, और ये प्रिल्यूड जो है उससे लिया गया है, और उसमें पार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम से पोइम भी है, उसी का है। द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या डेट है? 1793, 1802, 1789 या कोई भी नहीं? तो ये है आपकी 1789, ठीक है। फोर्टिनब्रॉस इज ए करेक्टर ऑफ द प्ले, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर या नन ऑफ दीज? देखिए हेमलेट का करेक्टर है ये, तो ऑप्शन बी है आपका। और कौन है ये? जो फोर्टिनब्रॉस है ये एक प्रिंस है नॉर्वे का, इसी के फादर को हेमलेट के फादर ने मार दिया था। द ट्रेजिक फ्लॉ इज कॉल्ड, देखिए कैथारसिस जो है परगेशन होता है, कैटास्ट्रॉफी लास्ट में आता है, और हेमरसिया कहलाता है ट्रेजिक फिला, क्योंकि करेक्टर में जो कमी होती है उसको हेमरसिया बोलते हैं, तो ट्रेजिक फिला का मतलब कमी। तो ये सी ऑप्शन है आपका। विंटर्स टेल ऑफ शेक्सपियर क्या है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी, रोमांस है? देखिए लास्ट में विलियम शेक्सपियर ने रोमांस लिखे थे, और ये लास्ट पीरियड का है, तो ये रोमांस है। हुज कॉमेडीज आर कॉल्ड कॉमेडीज ऑफ मास्क, तो देखिए कॉमेडीज ऑफ मास्क कहलाती हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो रचनाएं हैं वो कॉमेडी ऑफ मास्क कहलाती हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सॉरी, ऑप्शन आपका बी, कॉमेडी ऑफ मास्क। हु बिलोंग टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, देखिए थिएटर ऑफ एब्सर्ड है बेकेट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता है। और व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड एगस्टन एज, देखिए एगस्टन एज कहलाती है आपकी 18th सेंचुरी, और जिसमें पोप थे, अलेक्जेंडर पोप,
डॉक्टर जॉनसन से थोड़ा पहले। तो ये एज जो है जिसको हम क्लासिकल एज बोलते हैं, और एगस्टन एज भी इसी पीरियड को कहा जाता है, 18th सेंचुरी को। द वर्ड होम डिनोट्स द हाउस वेयर वन लिव्स। ठीक है भाई, घर का मतलब, होम का मतलब ही घर होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है। लेकिन जब हम बात करें व्हाट इट मीन्स प्राइवेसी, इंटीमेसी और कोजीनेस, आराम की बात, तब देखिए जो हाउस बेचने वाले होते हैं तो वो घर को हाउस नहीं कहते, होम कहते हैं। तो होम का मतलब प्राइवेसी होता है, इंटीमेसी, कोजीनेस होता है। तो ये कौन सा अर्थ है? इसको कैनोटेशन बोलेंगे, डिनोटेशन बोलेंगे, अलैगरी बोलेंगे या क्लिच बोलेंगे? समझ गए होंगे। ये आपका कैनोटेशन है, जिसका मतलब होता है दूसरा अर्थ, और डिनोटेशन प्राथमिक अर्थ होता है। हु इज द विलेन इन हैमलेट? दुनिया जानती है, क्लॉडियस है। जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले? मैकबेथ, देखिए मैकबेथ को मैकडफ मारता है, जो कि एक सामंत होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर डिड विक्टोरियन लिटरेचर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस? देखिए विक्टोरियन एज में जो सक्सेस मिली वो नॉवेल को मिली। चार्ल्स डिकेंस फेमस नॉवेलिस्ट हैं, तो ये नॉवेल है। यूनिवर्सिटी बिट्सबर्ग कौन थे? पोएट थे, प्लेराइट, नॉवेलिस्ट या प्ले राइट्स? सॉरी ये गलत हो गया, तो ये प्ले राइट थे, बी। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन? तो 1564 में ही पैदा होते हैं। सॉरी आपको सोचने का मौका नहीं दिया। इन मेमोरियम बाई टेनिसन एज क्या है? एलिजी है, कलेक्शन ऑफ एलिजीज है, लिरिक है या ड्रामेटिक लिरिक है? देखिए मेमोरियम जो है एक पूरी एलिजी है, ना कि कलेक्शन ऑफ एलिजी। व्हाट इज एन आयम्बिक मीटर? देखिए आयम्बिक मीटर के कहेंगे अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। ठीक, तो उसको बोलेंगे हम आयम्बिक मीटर। 2 ही फीट हो, एक फीट में 2 ही होते हैं सिलेबल, एक अनस्ट्रेस उसके बाद स्ट्रेस। तो देखें किस में है, एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल, यही सही है। आ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस सिलेबल, टू अनस्ट्रेस, एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस, नहीं पहला ही ठीक है। नीचे भले ही कोई आंसर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माई थ्रिस्ट फॉर लाइफ दैट बॉटल कैन नेवर क्विंच, इस लाइन में आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए जब बॉटल प्यास के लिए हो गई है तो कोई भी चीज़ एक सिंबल बन जाती है, तो उस सिंबल को हम मिटोनेमी बोलते हैं, प्रतीक। जैसे हम कहें मैं इस समय शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ, तो शेक्सपियर जो है सिंबल हो गया है शेक्सपियर के प्लेस का। ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, वह कोई गिरे हुए शहर का सिटीजन नहीं है, यानी बड़े शहर का है। तो जब बात नेगेटिव के द्वारा कही जाती है, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मीन निकाला जाता है, तो हम बोलते हैं लाइटोटीज। लाइटोटीज बोलता है नेगेटिव से पॉजिटिविटी के लिए। वॉट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट, ये भी इन्वोकेशन है पैराडाइज लॉस्ट की, वो लिखना भूल गए। आपको बताना ये किस बुक से है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड या फिफ्थ? तो ये बुक फर्स्ट में ही है। बुक फर्स्ट के सबसे लास्ट में ही इसको मिलता है, सबसे लास्ट में ही है बुक फर्स्ट की, जो इन्वोकेशन की लास्ट है ये। मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? बहुत ही फेमस है, मैकमिलन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू ऑर्नेल या नन ऑफ दीज? तो ये थे मैकमिलन। ठीक है, और 57 देखते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज
ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर, तो इसको बोलते हैं एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट कोई अंदर आता है और एमिग्रेंट कोई बाहर जाता है। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको लंबा एक्सपीरियंस होता है, इसको बोलते हैं अनुभवी। अनुभवी व्यक्ति कौन होगा? देखिए, एक्सपर्ट तो किसी काम में कुशल होता है, तो जरूरी नहीं बहुत लंबे समय था हो। नोविस नौसिखिया होता है, प्रैक्टिशनर वो होता है जो प्रैक्टिस करता है, और वेटरन का अर्थ होता है अनुभवी, तो इसका डी हो गया। हु सेड दैट द लाइन अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट वर्ड्सवर्थ दैट अटर्ड नथिंग बेस, वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बेकार नहीं कहा, तो कौन कहता है? टेनिसन, कॉलरिज, ईट्स या सदे। तो ये बात अल्फ्रेड टेनिसन कहते हैं, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, तो इसका ए ऑप्शन है। डू नॉट लॉस योर हेड, तो लॉस योर हेड का क्या अर्थ है इन पब्लिक? मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन ब्लू बताइए। गेट एंग्री, गेट अ हेडेक, बी एम्ब्रास्ड या सेव योर हेयर। देखिए, लॉस योर हेड का मतलब अपना मानसिक संतुलन खो देना नहीं है, ये हम कहेंगे कि एक क्रोध की अवस्था में आना होता है, तो गेट एंग्री हो गया इसका, तो ये इसका ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वन है हु कोलेबोरेटेड विद हिज सिस्टर टू राइट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। देखिए, शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है फेमस रचना है चार्ल्स लैम्ब की, जिन्होंने अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ इसको लिखा था। विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंडेड? देखिए, सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, तो ये आपका सेंट जॉन्स कॉलेज है। लास्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर स्पीचेस और सीन्स इन ए सीरियस और ट्रेजिक वर्क स्पेशली इन ड्रामा इज नोन एज, क्या कहलाता है? कॉमिक रिलीफ, कॉमेडी, फार्स या इंटरल्यूड? तो देखिए, बीच बीच में जो कॉमिक स्पीचेस होती हैं, तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेजिडी देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है, तो उससे को थोड़ा सा हंसी मजाक दिलाने के लिए बीच बीच में कॉमिक एपिसोड आते हैं, जिसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।